कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया है कि मैंने तुम्हें जो पढ़ाया, मैं तुम्हें जो। तो इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अपक्रिया क्या होती है? ये तिलक धारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती, कबीले वालों की। जब कोई पदार्थ होता क्या होता है, बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और फिर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। होती है कौन सी? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जिसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG जिसे बोलते हैं ना। देखिए क्या कह रहा है कि आज वो अपनी जुल्फों में फूल लगाकर आई है, कि आज वो अपनी जुल्फों में फूल लगाकर आई हैं। तो इसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री में भी होता है, कुछ तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, मान सकते हैं बहुत सुंदर बहुत कुछ होते हैं, और कुछ कम होते हैं बेचारे। इनको इसलिए हमने हटाया क्योंकि इनको ये कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया है कि मैंने तुम्हें जो पढ़ाया, मैं तुम्हें जो पढ़ाया वो तेरे समझ में नहीं आया है। लेकिन चिंता मत करो, इसके लिए मैं दूसरा तरीका लेके आया हूँ। किसी नई तरीके के साथ, नई जोश, नई ऊर्जा के साथ इनको समझाने के लिए, इनके साथ साथ और सभी को समझाने के लिए तो फिर से मैं आ चुका हूँ। हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब? अब मैं जिस सीरीज में, वार सीरीज में आगे बढ़ रहा था, उसी सीरीज में आगे बढ़ करके आप सभी को एक बढ़िया कंटेंट और एक बढ़िया सीख इस चैप्टर के बारे में बढ़िया पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। कल हमने पढ़ा था, देखिए पिछले दिन हमने क्या क्या पढ़ा था ये देख लेते हैं थोड़ा पहले समरी, तो इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अपक्रिया क्या होती है? फिर हमने देखा था रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, ये शरबत वरबत पी के। अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं? फिर हमने देखा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के गुण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण हमने देखा क्या होता है। फिर देखा हमने लिखने के नियम रासायनिक समीकरण। फिर हमने कुछ जोक्स वोक सुनाए थे। इसके बाद रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हमने बताया था। फिर संयोजन अपक्रिया हमने बताई थी, और इसके बाद हमने ये क्या था ये, तो फिर इसके बाद अब आज की शुरुआत होती है कुछ शायरी के साथ। ये शायरी सुनाएंगे नहीं, कोई दूसरी सुनाएंगे, दूसरा जोक सुनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं शायरी के साथ ही, क्योंकि थोड़ा आनंद आपके अंदर होना भी चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये दाढ़ियाँ ये तिलक धारियाँ नहीं चलती, ये दाढ़ियाँ ये तिलक धारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती, कबीले वालों के दिलों को जोड़िए सरदार, सरों को काट कर सरदारियाँ। हमारा, ए बाबू साहब, हमारा और आपका दिल जुड़ना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। दिलों को जोड़िए और इसके बाद सीखिए कि हम सिखा क्या रहे हैं। देखिए हम भी अभी नए एज के यंग लड़के, और आप सभी भी हाई स्कूल यंग लड़के, तो बस आपको हमको समझना होगा, इसको समझने में टाइम नहीं लगेगा। हमको समझिए, इसके बाद तो पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, शायरी भी सुन लिए। अब शुरुआत करते हैं, हमको पढ़ना कहाँ से है। तो आज हमको देखना था, उस दिन हम अपघटन अपक्रिया तक पढ़ा चुके थे। तो आप जो ये पार्ट देख रहे हो नया, मतलब पहली बार देख रहे हो, वो जाके फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, और अच्छा भी है, लेकिन इससे इंटरेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें अब भाई हर बार नया नई चीज़ें कुछ आती ही रहती हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा कलर वलर चेंज कर लेते हैं पेन का, वैसे चेंज ही है पहले से। तो देखते हैं, वियोजन अपक्रिया की बात करते हैं। तो वियोजन अपक्रिया होती क्या है? तो जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, क्या होता है? जब कोई पदार्थ होता क्या होता है, बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और फिर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे कहते हैं अपघटन अपक्रिया। लेकिन जब उसी पदार्थ को, बाहरी प्रभाव को हटा लिया जाए, तो मूल पदार्थ अगर फिर से बन जाता है, मूल जो पदार्थ होता है वो अगर फिर से बन जाता है, तो अपक्रिया गलत है, वियोजन। नहीं समझ में आया होगा तो हम समझाते हैं। देखिए हमने जैसे माना कि हमने कहा कि कोई एक पदार्थ है, क्या है? मानते हैं पदार्थ हमारा क्या है? ए। ये क्या हो रहा है? कोई बाहरी प्रभाव कोई उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक हम बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। उसके कारण क्या होता है? टूट जाएगा। कितने भागों? और टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ निर्माण करता है। मान लो हमारे ए बी पदार्थ था, टूट करके निर्माण होता है क्या? A प्लस बी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? A प्लस बी का निर्माण होता है। लेकिन परंतु ये तो हमारी वियोजन अपक्रिया का था, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा? बस ये देखो, ये दोनों सेम ही होता है, कहीं पर तो इन दोनों का नाम एक ही होता है, वियोजन अपक्रिया या फिर ब्रैकेट में अपघटन अपक्रिया। लेकिन इसमें क्या होता है? परंतु बाहरी प्रभाव को हटा लेने पर मूल पदार्थ फिर से बन जाता है। अब जिसके ऊपर जो मूल पदार्थ आया था, जिसके कारण
मतलब जो बाहरी प्रभाव आया था जिस कारण ये टूटा था, अगर उसको हटा लिया जाए तो फिर से क्या हो जाता है, जो हमारा A+B हो क्या बन जाएगा, AB। इसे ही क्या कहेंगे, विभेदन क्रिया कहेंगे। हमने क्या कहा कि जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, परंतु अब वो टूटेगा क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई बाहरी प्रभाव आएगा। परंतु जब वो मूल मतलब बाहरी प्रभाव जो होता है अगर उसको हटा लिया जाए तो मूल पदार्थ अगर फिर से बन जाता है तो उसे क्या कहेंगे, विभेदन क्रिया कहेंगे। सिंपल सी बात क्या होगा हमारा कि जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, परंतु बाहरी प्रभाव को हटा लेने पर मूल पदार्थ फिर से बन जाता है, तो आप क्रिया कहलाती है, विभेदन क्रिया कहलाती है। आप समझ गए होंगे जैसा कि हमको आशा करते हैं। अब आपको हम उदाहरण बताएंगे। 1 मिनट की कॉल आ रही है। चलिए देखते हैं हमारी, हाँ अब इसके उदाहरण समीकरण की बात कर लेते हैं। समझ गए होंगे आप कि कोई एक पदार्थ होगा वो बाहरी प्रभाव का टूट जाएगा, लेकिन अगर जो बाहरी प्रभाव अगर हटा लिया जाता है तो फिर से मूल पदार्थ में बन जाता है, तो सही विभेदन क्रिया कहेंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं अब अगली हमारी जो अब क्रिया है, क्या क्रिया है देखते हैं। सॉरी अब क्रिया तो यही है, इसके समीकरण की बात करते हैं। इसके समीकरण क्या होना चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक हमारा होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड के ऊपर कोई बाहरी प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड के ऊपर बाहरी प्रभाव पड़ता है, कोई बाहरी प्रभाव अगर पड़ा तो अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या, मतलब रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH4Cl। क्या होता है हमारा, NH4Cl। अब अमोनियम क्लोराइड के ऊपर कोई बाहरी प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, बाहरी प्रभाव पड़ा। अब ये क्या हुआ, दो पदार्थों में बन जाता है, दो पदार्थ का नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। किसका किसका, तो एक हमारा अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा, अमोनिया। और एक हमारा बनेगा क्या, अमोनियम क्लोराइड। एक हमारा बन जाएगा क्लोरीन। क्या बन जाएगा, क्लोरीन। 1 सेकंड, एक हमारा बन जाता है क्लोरीन। देखिए हमारा अमोनियम क्लोराइड था, इसके ऊपर क्या आया, कोई बाहरी NH3, ये नहीं बनेगा, क्लोरीन नहीं बनेगा, बनेगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अमोनियम क्लोराइड था हमारा, इसके ऊपर कोई बाहरी प्रभाव पड़ा, ये क्या हुआ, टूट करके दो पदार्थों में बना। कितने पदार्थों में, दो पदार्थों में। लेकिन अगर अब इस पे जो बाहरी प्रभाव था अगर उसको हटा लिया जाए तो फिर से मूल रूप में उसी पदार्थ में आ जाए, वही पदार्थ बन जाएगा। इसी अपक्रिया को क्या कहेंगे, विभेदन अपक्रिया कहेंगे। बस सिंपल सी अपक्रिया है, एग्जाम में आता है। विभेदन अपक्रिया के बारे में बताइए, तो विभेदन अपक्रिया में ये बता दीजिएगा कि जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटकर बन जाता है, फिर नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब फिर अगर बाहरी प्रभाव को हटा लिया जाता है तो मूल पदार्थ फिर से बन जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, विभेदन क्रिया कहेंगे। हमारा अमोनियम क्लोराइड था NH4Cl, इसके ऊपर कोई बाहरी प्रभाव पड़ा तो क्या बन गया, अमोनिया बना, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, अमोनिया का सूत्र है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। संतुलन की बात करते हैं तो NH3 मतलब यहाँ पर NH4 है लेकिन यहाँ पर NH3 है, एक H जो हमारा यहाँ चला गया HCl, यानी हमारा क्या है, पूरा संतुलित है। अब आगे बढ़ते हैं अगली अपक्रिया की ओर। हमारी जो अगली अपक्रिया इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया, यानी कौन सी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। एकदम सिंपल अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की अगर बात की जाए तो जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, जब कोई अपक्रिया होगी क्या होगी, अभिक्रिया, उसके साथ अगर ऊष्मा निकल रही है, क्या हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। देखिए दो अपक्रियाएं होती है, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। शोषी मतलब जो शोषण करती है, यानी अपक्रिया होते समय वो क्या लेती है, ऊष्मा लेती है, तो उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। लेकिन एक अपक्रिया होती है जो ऊष्मा को छोड़ती है, अपक्रिया हो जाने के बाद ऊष्मा को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, छोड़ती है, उत्सर्जन कर देती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो ये अपक्रिया ही है कि जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी उत्पाद तो बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा, उसे क्या कहेंगे, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि हमारी एक प्राकृतिक गैस होती है, कौन सी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जिसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG जिसे बोलते हैं ना, CNG।
अब प्राकृतिक गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हमारा होता है CH4। क्या होता है, CH4। इसके दहन को मतलब अब क्रिया कराते हैं इससे समीकरण, इसका हम दहन कराएंगे। प्राकृतिक गैस का क्या करेंगे, दहन। और दहन मतलब होता है जलाना। और किसी चीज़ को हम अगर जलाते हैं तो उसको उसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। तो हमारा प्राकृतिक गैस थी, इसका हमने क्या कर दिया, दहन। अब जब दहन किया तो अब क्रिया हमारी क्या हुई, CH4 + O2, तो हमारा बन जाएगा CO2 प्लस में H2O। क्या बनेगा, CO2 प्लस में H2O। नीचे आराम से कर देते हैं, उधर शायद दिख ना रहा हो। देखिए हमारी कौन सी थी, प्राकृतिक गैस CH4। इसका हम क्या करेंगे, दहन करेंगे, यानी इसको जलाएंगे। जलाने पर हमारा क्या बनता है, हमारा बनेगा CO2 प्लस में हमारा बनता है H2O। और इसके साथ क्या निकलती है, उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, उष्मा। क्योंकि हम प्राकृतिक गैस को जला रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। और जब किसी चीज़ को जलाएंगे तो उसमें उष्मा और प्रकाश तो निकलेगा ही। तो इसमें क्या हुआ, हमारा प्रकाश। ये समझ लो जितनी भी चीज़ को जलाएंगे तो हमारी उष्माक्षेपी क्रिया कहलाएगी, क्योंकि जलाने के बाद उसमें उष्मा जरूर ही निकलेगी। तो वही बात। तो इसका अगर उदाहरण आता है तो जैसे हमने तो यहाँ पर उदाहरण लिखा है, एक हमारा प्राकृतिक गैस का दहन। अब इसको पहले संतुलित कर लेते हैं। CH4 + O2, CH इधर कितना है, 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन 4 है, इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। तो क्या करें कि हमारा हो जाए, तो एक काम कर लेते हैं। क्या काम करेंगे, पहली चीज़ तो हम हाइड्रोजन के पास 2 लगा देंगे। 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन 4 हो गए हमारे। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा ये 2 ये रहा, और एक ये 3, सॉरी 2 ये और ये 2 ये 4। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2। अब 4 ऑक्सीजन भी हो गया, हमारा क्या हो गया, संतुलन हो गया। अब आगे बात करेंगे इसके दूसरा समीकरण, इसी का उदाहरण उष्माक्षेपी का। श्वसन एक उष्माक्षेपी अपक्रिया, जो हम सांस लेते हैं क्या है, एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है, उष्माक्षेपी। अब अगर हम सांस लेंगे, जो अंदर क्रिया, देखो सांस लेते हैं, ये बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप। हमने नासा गुहा के द्वारा, नाक के द्वारा सांस लिया, यहाँ गया हमारा क्या बोलते हैं, श्वास नली के जरिए यहाँ पर हमारे पास अंदर पहुँचा, फेफड़े के पास, फेफड़े में कोशिका के पास पहुँचा। कोशिका से फिर हीमोग्लोबिन जो था होता है, हीमोग्लोबिन लेता है, विसरण की क्रिया वहाँ पर होती है, विसरण की क्रिया। और हीमोग्लोबिन ले करके जाता है ऑक्सीजन को, मतलब पूरी गैसें रहती है लेकिन ऑक्सीजन को चूज करता है, चुनता है हीमोग्लोबिन। अलग की बात हम बताएंगे, इतना जानिए कि ऑक्सीजन को लेता है, ले जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी भोजन बनता है, बिजली बनता है, जो कह सकते हैं बनता है। इसके बाद वहीं पर क्रिया होती है, और वहाँ पर भाई कोई भी चीज़ अगर जलेगा तो उसमें निकलेगी, और वहाँ पर उसमें भी क्या होती है, हमारी निकलती है। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं कैसे क्रिया होती है। श्वसन एक हमारी क्या है, उष्माक्षेपी क्रिया है। जैसे कि श्वसन में क्या होता है हमारा, तो श्वसन में हमारा ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है रासायनिक C6H12O6। किसका सूत्र है, ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। एक काम करते हैं, अलग से इसको करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। इसके बाद क्यों अलग कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये नंबर्स लिखे हैं ये साथ साथ में लग रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए हम अलग से करते हैं। देखिए हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। अब हमारा ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को भैया हम अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये भी जलेगा, ऑक्सीजन से जला रहे हैं तो हमारा क्या बनता है, CO2। क्या बनेगा, CO2 प्लस में H2O, और प्लस में क्या निकलेगी, ताप या फिर उष्मा हमारी निकलेगी। इसको पहले संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा कार्बन कितना है, 6 है। यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन हमारा यहाँ पर 2 ही है। कार्बन कितना है, 2, तो यहाँ पर 6 लगा देंगे। कार्बन कितना हो गया, 6। यहाँ पर कितना हो गया, 6। हाइड्रोजन कितना है हमारा, 12। बाप रे, हाइड्रोजन कितना है, 12। यहाँ पर कितना है, 2। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 6। 6 दूनी 12, ये हमारा हो गया पूरा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, 8। ऑक्सीजन हमारी कितनी होगी, 8। यहाँ पर कितनी है, ये हमारी 6 दूनी 12। और अगर बात की जाए यहाँ पर एक सॉरी 12 और 6 18। ऑक्सीजन हमारी कितनी हो गई, 18। तो क्या किया जाए कि इधर भी हमारा हो जाए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 6। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 6 18। क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। ये भी हमारी कौन सी अपक्रिया थी, उष्माक्षेपी अपक्रिया। तो इसको भी आप कर लीजिए, सिंपल सी बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारी अपक्रिया है, हम जैसे बताते हैं ना, उष्माशोषी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, उष्माशोषी अपक्रिया। तो उसमें होता क्या है, उसमें उष्मा का निकलती है अपक्रिया के दौरान। इसमें क्या होता है, उष्मा लगती है। उष्मा क्या होती है, लगती है। तो जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे, उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है। यानी कि कोई हमारी कोई पता, जैसे मान लीजिए
ए भी था, इसको तोड़ने के लिए हम हमारे को क्या लगती है, उष्मा लगती है। ये उष्मा का चिन्ह है, प्रतीक डेल्टा बोलते हैं। अगर उष्मा लगती है इसको तोड़ने के लिए तो अपक्रिया कौन सी कहलाएगी, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रही है, उष्मा का शोषण हो रहा है। इसके समीकरण की बात करते हैं। ये समीकरण है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 क्या होगा हमारा, समीकरण बनाते हैं CaCO3 किसका सूत्र है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका की अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, पहली चीज़ तो चूना बनेगा, क्या बनेगा, CaO बनेगा, और प्लस में हमारा क्या बनेगा, प्लस में हमारा बनेगा CO2, और प्लस में हमारी उष्मा, क्या होगी, उष्मा। ठीक, तो कौन सिंपल से क्रिया है। जिन क्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश से विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। गलत कर दिए जी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर हमको क्या लग रही है, उष्मा लग रही है, और उष्मा का चिन्ह, उष्मा लिखा नहीं जाता है, उष्मा का ये चिन्ह होता है, ये हो गया। हमने कहा एक पदार्थ था कैल्शियम कार्बोनेट, इसका अपघटन कराते हैं, यानी इसमें उष्मा, हमने इस पर उष्मा दी, क्या दिया, उष्मा, और इसके बाद हमारा क्या बनता है, चूना बनता है, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना, चूना प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए संतुलित करते हैं, Ca1 है, कार्बन कितना है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो कैसे करें कि पूरा हो जाए, क्या किया जाए, सॉरी ऑक्सीजन भी यहाँ पर 3 है, एक ए और एक है, तो यहीं हमारा क्या है, संतुलित है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली अपक्रिया कौन सी है। तो अगली अपक्रिया को देखने से पहले हम भी थोड़ा सही बता रहे हैं, बोर हो रहे थे आज, तो इसलिए थोड़ा जोक टाइम, क्या है, जोक टाइम की बात करते हैं, देख लेते हैं। उधर से भी कई लोग देख रहे हैं कि एक शायरी जैसे हमने सुनी थी, कि कैसी शायरी थी, कि थोड़ा याद कमा रही है, कि एक नज़र देखूं तो गुजारा हो जाए, एक नज़र देखूं तो गुजारा हो जाए, इस टूटे हुए दिल को सहारा हो जाए, यूं तो फंसी है मेरी कश्ती लहरों में, तुम हाथ थामो तो किनारा हो जाए। ये तो मेरी थी। अब इधर देख लेते हैं, हमारे PPT मास्टर ने सेट की है, क्या सेट की है देख लेते हैं, तो बढ़िया ही होगी क्योंकि उन्होंने सेट किया सब। तो क्या है कि कोई लड़का है, वो बात कर रहा है उनके बारे में, किनके बारे में, तो अब आप सोच ही रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे। देखिए क्या कह रहा है, कि आज वो अपनी जुल्फों में फूल लगाकर आई हैं, कि आज वो अपनी जुल्फों में फूल लगाकर आई हैं, ऐसे लगता है कि कोई हूर उतर आई है। क्या है, कि आज वो अपनी जुल्फों में फूल लगाकर आई है, ऐसा लगता है कि कोई हूर उतर आई है। किसी ने कहा बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैंने कहा लगता है आज नहाकर आई है। क्योंकि जो होती हैं हमारी दीदियाँ, वो नहा करके नहीं आती हैं, बहुत दिन, महीने, साल भर बीत जाते हैं, और जब कभी कभी वो नहा के आती है तो थोड़ा सुंदर लग जाती है, तो इसीलिए सेट की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको तो मज़ा आई होगी जिसने समझा होगा। अब जो आती है हमारी सबसे, कह सकते हैं संवेदन अपक्रिया के बाद बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया हमारी। ठीक, 5 स्टार हमने लगाया तो इंपॉर्टेंट होगा। उसको अपक्रिया का नाम जानने से पहले थोड़ा में ये देख लेते हैं, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, कहते हैं कि कौन किससे ज़्यादा अपक्रिया करता है, कौन ज़्यादा अपक्रियाशील है, कौन ज़्यादा अट्रैक्शनफुल होता है। अगर बात की जाए तो इसको ऐसे समझाते हैं, मान लीजिए एक बढ़िया सा सुंदर लड़का है, कोई हमारी जैसा एकदम हैंडसम सा लड़का, एकदम सीधा साधा लड़का, और एक कोई और लड़का है अन्य, थोड़ा देखने में सुंदर नहीं है, दिल का बड़े सुंदर हो। अब ये बताइए कि अगर किसी को लुभाना हो तो मैं पहले अट्रैक्शन करूँगा, लुभाऊंगा कि वो करेगा, मैं ही करूँगा, जाहिर सी बात है। कमेंट में कराइए कि भैया कौन करेगा। अब क्यों करेगा, क्योंकि मेरे पास भाई सुंदरता है, सब कुछ है, मैं ज़्यादा अपक्रियाशील हूँ, कह सकता हूँ। उसी तरीके से वो कम अपक्रियाशील है, तो इसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री में भी होता है, कुछ तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपक्रियाशील होते हैं, मान सकते हैं बहुत सुंदर, बहुत कुछ होते हैं, और कुछ कम होते हैं बेचारे क्या करें,
कि दिल टूटा है मगर हम रूठे नहीं, से कुछ शायरी है वो भी नहीं याद आ रही है, इधर देख लेते हैं। देखिए क्या है कि सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं तो सक्रियता श्रेणी हमारी जो होती है श्रेणी होती है उसमें इसको याद कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम आपको पास सब ट्रिक लेके आते हैं। हम भी अपनी एक ट्रिक लेके आए हैं, हमारे सर ने बताई थी जब हम पढ़ा करते थे, तो उसी ट्रिक को आपको हम देंगे। देखिए इसमें क्या है, जो ऊपर वाले तत्व सबसे अधिक अपक्रियाशील हैं, फिर से घटती आ रही है, ये सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे कम होता जाता है। सबसे कम हमारी कौन सी अपक्रियाशील होती है, तो हमारी सबसे कम अपक्रियाशील धातु कौन सी है, तो हमारी सोना यानी गोल्ड है। चलिए इसका हम एक ट्रिक बता देते हैं, कैसे याद करोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे के ना कार, दूसरे तरह से लिखते हैं। ट्रिक क्या होगी हमारी, के ना कार, के ना कार, 1 मिनट मम्मी का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ ठीक ठीक, जाइए मम्मी जाइए, मम्मी। चलिए देखिए, आप कहीं पर भी फंसे हों लेकिन माँ बाप का फ़ोन ज़रूर उठाना चाहिए। चलिए इधर देखते हैं, ये ट्रिक क्या है इसकी, कि केना कार मांगी, एमजी से मांगी, हमने कार की खोजी है, हमने क्या हमारे सर ने की थी, अल जिंक फे, पर्व या फिर पर्व, पर्व मतलब त्यौहार, है सुंदर, हे जी, ए जी आओ, कि केना कार मांगी, के ना कार मांगी, अल जिंक फे, पर्व है सुंदर, हे जी ए जी आओ। वाह भाई वाह, कितनी तगड़ी ट्रिक दी थी हमारे सर ने। तो देखिए के से क्या हो जाता है हमारा, पोटेशियम, के से पोटेशियम, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, जो पूरी सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। ना मतलब सोडियम, ना से क्या होता है, Na से क्या होता है, सोडियम। कार यानी Ca मतलब हमने यहाँ पर Ca से क्या लिखा था, कार, Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम। मांगी मतलब Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। अल का मतलब Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम। और अगर बात की जाए Zn यानी जिंक, हमने लिखा था जिंक फे, ये कार की नाम रखी थी, अल जिंक फे, जिंक यानी Zn से जिंक, फे मतलब फेरस यानी आयरन, और Pb पर्ब मतलब Pb मतलब होता है लेड। H से है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, CO का मतलब कापर, Hg का मतलब मरकरी यानी पारा, और Ag का मतलब सिल्वर, और Au का मतलब क्या होता है, गोल्ड। सबसे कम अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है, गोल्ड, और सबसे अधिक कौन सी होती है, पोटेशियम। देखो आ भी जाता है कभी भी क्वेश्चन वो जो आते हैं हमारे एमसीक्यू की क्वेश्चन, उसमें आता है तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो हमारी होती है पोटेशियम, और सबसे कम गोल्ड। और एक आता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रवीय अवस्था में होती है यानी पिघली अवस्था में होती है, तो हमारा कौन सा है वो, पारा। कौन सा है, पारा। ट्रिक देख लीजिए फिर से, के ना कार मांगी, अल जिंक फे, पर्व है सुंदर, हे जी ए जी आओ। के ना कार मांगी, अल जिंक फे, पर्व है सुंदर, ऐसे लिख देना सुंदर, हे जी ए जी आओ। ये हमारी ट्रिक थी। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमने सक्रियता श्रेणी बता दी। अब बताते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, क्या है हमारी इंपॉर्टेंट अपक्रिया। इंपॉर्टेंट अपक्रिया के बाद बात करेंगे, एक अपक्रिया और बचेगी, फिर इसके बाद अंत करते हैं। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट अपक्रिया हमारी कौन सी, विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया। तो इन अपक्रिया में क्या होता है, तो जो अधिक अपक्रियाशील हमारी धातु होती है, फिर तत्व होते हैं, जो अधिक अपक्रियाशील तत्व होते हैं वो कम अपक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा कर क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, इनको हटा देते हैं। सिंपल सी बात, कैसे, देखिए मान लीजिए हमारा एक तत्व, ये तत्व था पूरा, ऐसे मान लेते हैं, ये थे ABCD एक तत्व है, प्लस में EFGH एक तत्व है। अब मान लीजिए जो हमारा AB है वो क्या है, जो हमारा AB है वो ज़्यादा अपक्रियाशील तत्व है, किससे, EF से। किससे है, EF से। तो जो AB होगा वो किसको हटाएगा, कहेगा EF, हट चल चल अपने रास्ते चल, EF को हटाया और इसकी जगह पे कौन आ गया, ये हमारा आ गया। तो हमारी क्या बन जाएगी, ABGH और
अब भी भैया बचे दोनों तो अपने चले ही जाएंगे, CD ये हमारी क्या हो जाएगी इस तरीके से अपक्रिया। अब ऐसे इसको सिंपल भाषा में समझाते हैं। ये देखो एक हम उदाहरण भी लेके आए, लोहे की कील पर भूरे रंग की कापर की परत जमना। किसका? लोहे की कील, लोहे की कील आयरन, और उस पर भूरे रंग की कापर की परत जमना, ये हमारी क्या है? अपक्रिया। ये समीकरण देखते हैं, ये हमारा है लोहे की कील यानी आयरन, इस पर क्या हुई है? भूरे रंग की कॉपर की वो जमी हुई परत जमी है, Fe+CuSO4, ये हमारे तत्व थे। अब इसमें क्या क्या रहे हैं? इस अपक्रिया में होता क्या है? तो जो अधिक अपक्रियाशील तत्व होते हैं वो कम अपक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। नहीं, विस्थापित मतलब होता है हटा देते हैं। विस्थापित मतलब क्या होता है? हटा देते हैं, लात मार के बाहर। वही जैसे हमने उनको शुरू में किया था ना, लात मार के बाहर कर दिया था, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया था इसलिए। तो वही, हालांकि वो सबसे प्रिय बंदा मेरा है। नाम बता दें तो प्यार से कहते हैं मन्ना डार्लिंग, लेकिन नाम उनका करण है। उनको दर्द भी हो रहा है, उनका नाम ले रहे हैं तो बड़े कष्ट में जी रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, नाम लेना हमारी भी मजबूरी है, हमारी ना ही उनसे कोई दूरी है। आप इधर देखिए, नहीं तो दूरी हो जाएगी एग्जाम। तो चलिए देखते हैं। तो हमने कहा कि इसमें जो अधिक अपक्रियाशील धातु होते हैं, कम अपक्रियाशील धातु क्या करते हैं? उनके स्थान से हटा देते हैं। अब Fe है यहाँ पर CuSO4 यानी कापर की, इसको बोलते हैं कापर सल्फेट। ये हमारा आयरन है, क्या है? आयरन। ये हमारा है कापर सल्फेट, क्या है? कापर सल्फेट। अब आप ये देखिए, क्या देखेंगे, ये बताइए कि आयरन ज़्यादा अपक्रियाशील धातु है कि कापर? कमेंट बताइए कि आयरन ज़्यादा अपक्रियाशील है कि कापर? आयरन है या फिर कापर? इसको ऐसे समझ सकते हैं इस अपक्रिया को। मान लीजिए हम हैं बहुत सुंदर, कौन है? हम बहुत सुंदर, और ये देखिए ये नहीं आ रहे हैं लेकिन इसको दिखाना चाहते थे, ये कोई दूसरा है, ये कोई दूसरा है, मान लेते हैं ये हमारे वर्णित जी हैं, ठीक, और ये हम आपके भैया। अब हम बड़े सुंदर से, सुशील से, एकदम प्यारे से भाषा बोलने वाले, एकदम बढ़िया से लड़का, और वर्णित जी कम है। अब ये वर्णित जी की कोई हैं, ठीक, कोई अप्सरा बढ़िया सी। अब पहले तो हम मिले नहीं थे तो इनको लगा कि वर्णित जी से बढ़िया कोई है ही नहीं, लेकिन हम वर्णित जी से भी ज़्यादा क्या थे? सुंदर, सुशील, एकदम बढ़िया थे, अब क्रियाशील कह सकते हैं थे। अब इसके बाद हम आए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील यानी हम इनसे ज़्यादा सुंदर, अधिक क्रियाशील हैं, हम आए, वर्णित जी को उठा फेंक दिए, और इसके बाद इनको हटा के इनके जगह पर कौन बैठ गए? हम बैठ गए। क्या हो गया? PSO4। अधिक अभिक्रियाशील तत्व ने क्या किया? कम अभिक्रियाशील यानी कम सुंदर वाले को हटाया, और उनके स्थान पर कौन बैठ गए? अब बेचारे नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। उसी तरीके से काम होता है। अब भैया इनको हटा करके हम क्या करें? यहाँ बैठ गए। तो उसी तरीके से सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर पूछ रहे थे कौन अधिक क्रियाशील तत्व है, आयरन है या फिर हमारा कापर? देखिए हमने पीछे भी बता दिया है, इसमें ऐसे देखा जाता है तो ऊपर वाले ज़्यादा होते हैं और नीचे वाले कम। तो देखिए आप, इसमें आयरन है या फिर कापर? ये हमारा आयरन, पहले ढूंढते हैं, आयरन 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 आयरन, ये रहा आयरन यहाँ पर है, और कापर देखते हैं। कापर की बात की जाए तो हमारा कापर ये रहा, तो ऊपर ज़्यादा कौन सा है? आयरन। तो हमारा ज़्यादा क्रियाशील कौन से तत्व है? आयरन। अब आयरन ज़्यादा क्रियाशील तत्व है यानी ज़्यादा तगड़ा तत्व है, तो क्या करेगा? आयरन ज़्यादा अपक्रियाशील तत्व है, तो ये कम वाले को हटा करके उसके स्थान पर बैठ गया। ये देखिए हमने किया है, इसको मिटाते हैं। ये आयरन था, आयरन ज़्यादा क्रियाशील तत्व, पीछे आपने देखा, आयरन कापर को हटाकर उसके स्थान पर क्या कर गया? बैठ गया। अब बेचारा ये अकेला, हम तो अकेले भी अक्सर, अब आगे याद ही नहीं। चलिए इधर देखिए, अब याद ही नहीं आके, जितना याद होता सुनाते हैं। तो क्या वही अपक्रिया है कि सब क्रियाशील में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। ये बेचारे अकेले, और ये बढ़िया अब इनका रिश्ता बन गया। आप समझ ही रहे होंगे, इनको हटा करके वर्णित जी को हमने हटाया, इसके बाद इनके जगह पे हम बैठ गए। अब इस तरीके से हमारी दूसरी अपक्रिया है जिंक प्लस में कापर सल्फेट। ये क्या है हमारा? जिंक प्लस में कापर सल्फेट। अब आप बताइए, या आप बताएंगे, हम नहीं करेंगे इस क्रिया को, कि जिंक, इसको करिएगा जरूर, कमेंट में करके जाइए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस क्रिया को सही में नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कर ही दिए हैं हमारे PPT मास्टर द्वारा, तो लेकिन कमेंट में आप जरूर करिएगा। ये बताइएगा जरूर कि जिंक हमारा ज़्यादा क्रियाशील है कि कापर?
जिंक है या कॉपर। तो ये अपक्रिया हुई है, अब आप देख लीजिएगा आगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली अपक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विविस्थापन अपक्रिया। ये अपक्रिया इसमें होता क्या है, तो इसमें भी विस्थापित होती है लेकिन आयनों के हिसाब से। किसके हिसाब से? आयन। धन आयन होते हैं, एक कौन होता है हमारा? धन आयन, ये धन आयन है, और ये हमारा कौन होता है? ऋण आयन। देखते हैं इस अपक्रिया में क्या होता है। इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण जो होता है दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। किसके आदान प्रदान से होता है? आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखिए समझते हैं, जैसे देखिए हमारे यहाँ पर है सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक, ये हमारा है। अब देखो दिखाते हैं सोडियम क्लोराइड। ये इसको गलत ही दे देते हैं, आप कल से ये नहीं रहेगा, हम खुद से अपक्रिया करेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या होता है इस अपक्रिया में? सिंपल से लिखना है परिभाषा। अगर आज द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में लिखिए तो लिखिएगा। इस अपक्रिया में आयनों के द्वारा क्या होता है? इस अपक्रिया में आयनों के मतलब आयनों के द्वारा आदान प्रदान होता है, उसके द्वारा अपक्रिया होती है। सिंपल सी बात। इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण कैसे होता है? आयनों के आदान प्रदान से होता है, यानी आयनों की अदली बदली से होता है। समझ गए? नहीं समझे? फिर समझाते हैं। इस अपक्रिया में उत्पाद जो होते हैं उनका निर्माण यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। किसके आदान प्रदान से? आयनों के। यानी जैसे देखिए ये जो हमारा Ag है धन आयन वाला है। कैसा है? धन आयन। कौन सा है? धन आयन। और ये यानी नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये कौन सा है? हमारा ऋण आयन है। सोडियम कौन सा है? धन आयन। क्लोरीन कौन सा है? ऋण आयन। इसके पास कौन सा है? ऋण आयन। अब होता क्या है भैया, क्या आप लड़के लड़की से शादी करेंगे? नहीं करेंगे ना, लड़का लड़की से ही शादी करता है ना। उसी तरीके से ये तो धन आयन है, किसके पास जाएगा? इसके पास तो पहले ही, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है तो इधर जाकर आप क्रिया कराएंगे तो धन आयन वाला किसके पास जाएगा? ऋण आयन के पास। ये ऋण आयन किसके पास जाएगा? धन आयन के पास। आयन की अदला बदली हुई कि नहीं हुई? पहले ये वाला ऋण आयन इसके पास था, लेकिन इसको अच्छा नहीं लगा तो इसको साइड करके इस वाले ऋण आयन को अपने पास खींच लिया। समझ रहे हैं? हमने कहा इस अपक्रिया में क्या होता है? यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान होता है। किसका? आयनों का। धन आयन ऋण आयन था, धन आयन ऋण आयन था। धन आयन ऋण इस वाले ऋण आयन के पास चला गया और ये वाला ऋण आयन धन आयन के पास चला गया। देखिए अपक्रिया कराते हैं। Ag था हमारा, यानी सिल्वर है। सिल्वर किसके पास जाएगा? इस वाले ऋण आयन के पास। तो क्या हो जाएगा? Ag सिल्वर, यानी सिल्वर क्लोराइड। क्या हो जाएगा हमारा? सिल्वर क्लोराइड। क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड। अब ये वाला किसके पास चला जाएगा? इस वाले के पास। ये जो ऋण आयन था धन आयन के पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। तो बस सिंपल सी बात है। इसमें यौगिकों के बीच जो थे आयन, उनके आदान प्रदान के द्वारा अपक्रिया हमारी हुई। ठीक समझिए। ये दूसरा समीकरण है हमारा, ये सोडियम सल्फेट और प्लस में बेरियम क्लोराइड। ये हमारा धन आयन है, ये ऋण आयन है। ये धन आयन है, ये क्या है? ऋण आयन है। तो भैया ये हाँ ये इसके पास जाएगा और ये वाला इसके पास जाएगा। तो सोडियम किसके पास चला जाएगा? हमारा क्लोरीन के पास चला जाएगा। और ये सल्फेट है किसके पास चला जाएगा? बेरियम के पास। देखिए गया भी है, BaSO4 और प्लस में NaCl। इधर कहो तो इसको अलग से कर देते, लेकिन आप समझ गए होंगे, उस हिसाब से इस अपक्रिया को कर लेंगे। और ये जो हमारी ये वाला समीकरण है, इस अपक्रिया को जो अपक्रिया यहाँ पर हुई है इसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरी अपक्रिया को नहीं, केवल ये वाली समीकरण हुआ है, ये वाली अपक्रिया हुई, इसे क्या बोलते हैं? इस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसी आप जो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं ताकि आप अभी शुरुआत है तो बोर ना हो, और अभी हम भी शुरुआत किए हैं तो थोड़ा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बोलने में झिझक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमको पता है कि आप अपना भाई समझकर हमको माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे। तो बस अब आगे नहीं बढ़ेंगे। अब कहिए तो कुछ सुना दिया जाए, वरना चलते हैं। तो सुनाएंगे क्या? बस चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे कि सुना ही देते हैं। सुनाएं? चलो सुना देते हैं। थोड़ा हंसी मजाक वाली सुनाएं कि जोश वाली सुना देते हैं? जोश वाली रहने देते हैं और हंसी मजाक वाली सुनाते हैं। कि क्या सुनाएं कि मैंने कहा पापा से। क्या कहा? सिंपल सी बात है। देखिए भाई सब कहते हैं, आप भी कभी कहेंगे कि मैंने कहा पापा से दुल्हन ढूंढो मेरे लिए। कि मैंने कहा पापा से दुल्हन ढूंढो मेरे लिए, दुल्हन तो मिली नहीं मुझको, फिर भैंसिया के साथ फेरे लिए। क्यों लिए? क्योंकि वहू काली, भैंसिया भी काली और हम भी काले, मेल मिल गया फेरे ले लिए। तो चलिए बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें। कुछ नहीं कहेंगे, कुछ करें या ना करें, बस एक दोस्त के साथ, एक मित्र के साथ इसको साझा करें।
सीखते रहें, सिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।